Today's topic under discussion for essay writing is environmental issues. Green issues भी कहते हैं. We also call it green issues because nature is considered or taken as a synonym of greenery, green things, flexible things. So it is also called green issues. Politics based on environmental issues is called green politics. And green issues, issues of plantation, water, fertility of land, air, etc. They are green issues. आज का टॉपिक पिछले टॉपिक को सब्सटेंशिएट करेगा. उधर वाले आर्ग्यूमेंट इस तरफ आएंगे, इधर वाले आर्ग्यूमेंट उस तरफ चले जाएंगे. चूंकि आज थोड़ी अटेंडेंस कम है तो मैंने थोड़ा एक लाइट वेट टॉपिक चूज किया है ताकि वैसे तो अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा. देखिए, लास्ट टाइम हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया. अच्छा, उससे पहले मैंने एक करेक्शन कर दूं बहुत सारे लोगों की, और ये कई और भी लिखने बोलने वाले गलती करते हैं. जब आपने कहना होता है ना इकोनॉमिक यानी मुआशी तरक्की या मुआशी खुशहाली, तो उसे इकोनॉमिक कहा करें. इकोनॉमिकल कहना गलत है. ये मैं लिख रहा हूं. When you write or when you say like this that these are economical issues, तो उसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है बचत वाला, जिसमें आपकी सेविंग हो रही हो, उसे इकोनॉमिकल कहते हैं. अगर आपने ये कहना है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे तरक्की कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी वाइज आप कहेंगे. Economy wise, Pakistan is on the track of betterment or stuff like this. जो भी आप कहेंगे, cruising air, going upward, not economical. Economical ना लिखा करें. ये totally गलत है. इसका मतलब ही मतलब वो एक अमेरिका से भी सरदार जी प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है. इकोनॉमिकल नहीं लिखना है, मीनिंग ही बदल जाता है. Okay. Now, our basic argument, which we established, or our thesis was that world population has been growing abnormally, drastically, dangerously, particularly last 100 years. उसमें डाटा भी 2-3 दिन में वो रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड कर दूंगा, या लिखा हुआ आप लोगों को लिंक उसमें सेंड कर दूंगा कि हमने जो लास्ट टाइम क्या देखा था. बड़ी सिंपल बात है, उसे थोड़ा सा दोहराते हैं कि 1830 दुनिया का वो साल है जब पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई. 1830. फिर 1930 आता है, दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन हो गई. फिर 1975 आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 4 बिलियन हो गई. ये डबलिंग बता रहा हूं आपको पॉपुलेशन, ये आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा. एंड नाउ इट इज बिलीव्ड दैट बाय 2023 इट विल बिकम 8 बिलियन. ये एक्सपेक्टेड है. सो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये तो काम ही बड़ा डेंजरस जा रहा है कि बहुत तेजी के साथ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, और कहाँ 1 बिलियन और कहाँ अब 8 बिलियन होने जा रही है. यानी एक की जगह 8 लोग आ गए हैं. 7 लोगों का 7 So
सॉरी, देयर वाज स्लाइट इंटरप्शन। कोई, वो आपको पता है वेदर ऐसा है और नेट का इशू आ जाता है। ओके, सो बेसिक आर्ग्यूमेंट हमारा क्या चल रहा है और जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं हम, कि ये 1 बिलियन 1830 टू 8 बिलियन 2023। सो मीन टू से कि ये असल झगड़ा लास्ट अराउंड 200 ईयर्स का है। अच्छा, अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने जो कल क्वालिफाई किया था या प्रीवियस लेक्चर में, वो ये हमने कहा था कि हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान में सालाना 50 लाख लोगों का इजाफा होता है, तो 50 लाख लोगों के लिए घर बनाना, मार्केट्स बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, उनका बिजनेस उन्होंने आगे चलाना, तो उससे एक प्रेशर आता है, जिसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि इन्वायरमेंट की या प्लानेट अर्थ की ना एक टेक्निकल वर्ड है कि मैंने लिख दिया, कैरिंग कैपेसिटी। सॉरी, वो जी मिस हो गया। तो कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। जिस तरह एक घर की, एक कमरे की, एक बस की, एक बिल्डिंग की एक कैपेसिटी होती है, वो इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये चीज जो है वो प्लानेट अर्थ पर भी आती है या एनवायरनमेंट पर भी वो सादिर आती है कि एनवायरनमेंट की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसके लिए आप एक वर्ड सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। मतलब जितने आप अच्छे वर्ड यूज करेंगे, इकोसिस्टम यानी जो लाइफ का सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और कर चुका है। कहां कर चुका है? इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ्रीकन कंट्रीज में और दुनिया के सर्टन शहरों के अंदर। यानी इसमें ये माइक्स म्यूट करें जी। किसी ने पूछा है कि माइक्स म्यूट करें, तो जिस किसी का भी अनम्यूट है उसे कहें जी कि म्यूट करे प्लीज। ये अकील का चल रहा है, ये मैं कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक हो गया। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ, दो, यस, आल्सो बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचर, नेचर कह ले, बायोडाइवर्सिटी। अब उसमें जो मैं अगली टर्म या आइडिया आपको बताने लगा हूं, क्योंकि ये जहन में रहना चाहिए कि हम लोग अब जितने भी सेशन कर रहे हैं, यहाँ जो क्लास होती है उसमें हम वो कंटेंट डिस्कस करते हैं जो हमने उस एसे के अंदर लिखना है। अपना वो नॉलेज एनहेंस करते हैं हम जो हमने उस एसे के अंदर लिखना है। वो टर्मिनोलॉजीज, वो जार्गन, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसकी बुनियाद पर हमारा उस पर एक ग्रिप बने, हमारा उस पर एक क्लेम बने कि जी हाँ, इस टॉपिक के बारे में मैं जानता हूं। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लिखते रहने से, सिर्फ एडवाइस करने से, शुड बी डन, कुड बी डन, वी मस्ट एफर्ट्स, तो वो तो काम नहीं होगा ना। सिर्फ आप यही लिखते रहे कि जी हमें पौधे लगाने चाहिए। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, ये दो तरह से बढ़ती है। इस आइडिया को समझिएगा प्लीज। पॉपुलेशन ग्रोथ ये दो तरह की होती है। एक है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या है कि जी ठीक है, ये 50 लाख बढ़ गई पाकिस्तान की आबादी जी, इंडिया की आबादी 1,70,00,000 बढ़ गई, दुनिया की आबादी जो है सालाना वो तकरीबन 8 करोड़ बढ़ती है। आप उसे 80 मिलियन कह सकते हैं कि जी सालाना। ये मैं आता हूं जी इस पे।
ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव चेंज है या क्वांटिटेटिव ग्रोथ है। असल जो ग्रोथ है वो दूसरी है जो डेंजरस है। वो है क्वालिटेटिव ग्रोथ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, लिखिएगा अपने वर्ड अल्फाज में। पाकिस्तान में जो आबादी बढ़ी, अब उसमें शहर भी है और गांव भी है। गांव का बंदा सुबह उठता है, अपने खेत में जाता है, वो दूध निकालता है, गाय का, भैंस का, जो भी उसने रखी है, उनको चारा डालता है, वापस अपने घर में आ जाता है। हो सकता है अगर उसके खेत करीब ही हैं तो वो पैदल चला जाएगा, साइकिल पे चला जाएगा या मोटरसाइकिल पे चला जाएगा। ज्यादा पैदल चले जाते हैं। वो वापस आ गया। अच्छा, चूंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम है, वो एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लैपटॉप अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, या लैपटॉप अभी उसके इस्तेमाल में नहीं है, वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी आप कह लें कि नहीं है। उसके मुकाबले में शहर का एक बंदा, वो लेबर क्लास की जॉब करता है, से वो पंजाब यूनिवर्सिटी में चौकीदार है, स्वीपर है, वो सुबह जिस बस में आएगा वो बस फ्यूल कंज्यूम करेगी और ज्यादातर केस में धुआं दे रही होगी। फिर वो चूंकि शहर की पॉपुलेशन का हिस्सा है तो एंड्रॉयड मोबाइल तो उसके पास होगा ही होगा जी। फिर घर पर ना सही तो जिस दफ्तर में वो काम कर रहा है, हो सकता है अगर साहब ने एसी चलाया हुआ तो वो भी एसी चलाएगा जी। फिर वो खरीदो फरोख्त करने जाएगा तो शॉपर का इस्तेमाल वो रूरल एरिया वाले बंदे से उसका ज्यादा होगा। रूरल एरियाज में, देहातों में लोगों ने ना कंधे पे एक कपड़ा रखा होता है जिसे पटका कहते हैं, सर पर भी बांधा होता है, वो खरीदारी करते हैं, उसी में बांध के ले आते हैं। वो खाना खाने के बाद यहाँ हाथ धो लेते हैं, वो देसी घी होता है मुंह पे मल लेते हैं। शहर का बंदा वो टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। अब जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, जो मैंने आपको समझाया है, जितनी बातें बयान की हैं, अब आप ये बताइए मुझे कि रूरल एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन? मैं चाहता हूं आप बिल्कुल मेरे साथ चलें, इस बात का मुझे आंसर करें कि पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, villages of Pakistan, do they create more burden on environment, or it is mainly people dwelling in cities, especially larger cities or larger city? Yes, urban area. क्यों? People living in urban area are enjoying higher level of living standard. अब लिविंग स्टैंडर्ड जिस तरह हायर होगा वो कॉस्टली भी हो जाएगा, कॉस्टली भी होगा। अगर आप एसी चला रहे हैं तो आप उतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक तो हल ये है कि आप जिस तरह आप डैम बनाने की तरफ आए हैं, पाकिस्तान सालाना 50,000 मेगावाट बिजली अर्बन रिसोर्सेज से बना सकता है, लेकिन हम नहीं बना रहे। पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है जहां डैम्स की मुखालफत की जाती है। अब अगर जो एयर कंडीशनर आपके घर पर चल रहा था, उसके पीछे जो बिजली है, अगर वो कोयले से बनी, अगर वो पेट्रोल से बनी, तो वो क्या करेगी? वो एनवायरनमेंट पर बर्डन क्रिएट करेगी। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, वो एक तो ये एनवायरनमेंट साइंस कहती है जी, आप चाहे भले बिल्कुल नई गाड़ी भी लाएं, कुछ ना कुछ इंपैक्ट वो एनवायरनमेंट पर डालेगी। मैं आपको एक और फनी सी एग्जांपल दे देता हूं। आप जब एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे ना, तो एनवायरनमेंट वाले कहते हैं कि ये जो सिगरेट पफ है ना, कि ये जो आखिर में ये बट बचता है उसका सिगरेट का, ये वाला, ये एक मेजर हैजर्ड है फॉर द एनवायरनमेंट। अब स्मोकर रूरल एरिया में भी है, स्मोकर अर्बन एरिया में भी है। रूरल एरिया के स्मोकर हुक्का पी लेते हैं,
वो हुक्का उन्होंने रखा, वहां पर हुक्का कल्चर अब भी प्रवेश। अच्छा, हुक्का एक होता है, उसके इर्द गिर्द 8-10 बंदे बैठे, उन्होंने गपशप की। अच्छा, उसके बाद क्या है, अर्बन एरिया में आपने बर्तन धोने हैं तो आपने डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है। अब अपरेंटली तो आप ध्यान नहीं देते, लेकिन वो जो डिटर्जेंट है उसमें केमिकल्स होंगे। वो पानी जब ड्रेन आउट होके जाएगा इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके तो उसने जमीन में जज्ब होना है। सो यू आर एडिंग केमिकल्स टू सॉइल और लैंड एरिया। इसके मुकाबले में बलोच, डोंट नीड टू वरी, पिछला लेक्चर आपको मिल सकता है उस पे, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, डोंट वरी। अब उसके मुकाबले में जो देहात के लोग होते हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर उन्होंने लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया, उसमें जो राख बची वो उसी राख से बर्तन धो लेते हैं। फिर उनका सेन भी कच्चा है, उनकी गलियां भी कच्ची हैं, और वो जहां काम कर रहे हैं यानी खेत, वो टोटल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्योंकि जब फसल उगानी है, अभी चावल की फसल जब वो 2 फुट भी हो जाएगी, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, फूड के साथ फसल है या दरख्त है, वो दूसरी चीज आपको क्या देता है, ऑक्सीजन। सो वो एक्टिविटी, या जो रूरल एरिया के मुकाबले में, सॉरी, अर्बन एक्टिविटी जो है, अर्बन एरियाज आर द डर्टीएस्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शहरों को क्या कहते हैं वो मैं लिखने लगा हूं, हीटेड आइलैंड्स, polluted islands, heated and polluted island, कि यानी जजीरा होता है ना, शहर का रकबा तो कम होता है, आबादी वो वर्टिकल ग्रोथ से चूंकि वहां पर बड़ी होती है तो वो फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। सो वो ये कहते हैं कि जी ये जो अर्बन एरियाज है, यहाँ तरक्की बहुत है, यहाँ रोजगार बहुत है, यहाँ ग्लैमर बहुत है, यहाँ गहमा गहमी बहुत है, बट अर्बन एरियाज आर द पुअरेस्ट environment areas as compared with the same country, as compared with the areas of same country। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लाहौर शहर में हैं, आप गुजरावाला हैं, कोयटा हैं, जहां भी हैं, आप शहर के अंदर रह रहे हैं, हवा और तरह की महसूस होगी। आप उसी शहर से निकल के बाहर एक खुली जगह या उसी शहर के एक बार, जब आप वहां जाके ब्रीदिंग करेंगे तो वो इंटायरली चेंज हो जाएगा। कोविड क्राइसिस के अंदर जो एक ब्लेसिंग अभी तक फील की गई है, वो ब्लेसिंग क्या है कि वर्ल्ड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो परफेक्ट लेवल तक पहुंच गया है, इवन शहरों के अंदर भी। क्यों? ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रही, कारखाने ही नहीं चल रहे, डस्ट ही नहीं उड़ रही, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कैद हो गई है, केज हो गई है। सो ये चीज एक कॉस्ट है। यस, अर्थ इज ब्रीदिंग अगेन ओविंग टू क्राउड। मसलन ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है वो फुली रिपेयर हो गई है, बड़ी तेजी से रिपेयर हुई है इन दिनों के अंदर। अच्छा, कुछ लोगों का, ये साइंटिस्ट का मानना है कि ये नेचर ने, जिसे हम खुदा कह देते हैं, उसने अपने तरीके से एक बैलेंस क्रिएट किया है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है ये साफ होना चाहिए है। सो हमारा अभी तक का आर्ग्यूमेंट जो चला आ रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन से जो सबसे ज्यादा चीज डिस्टर्ब होती है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट किस चीज का नाम रखा है मैंने? हवा, पानी, जमीन, इवन आपकी खुराक भी। और ये चीजें कहां पर वर्स्ट कंडीशन में है? अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया चाहे अमेरिका का भी हो, चाइना का भी हो, जापान का भी हो, हालांकि वहां पर तो कोई सोच ही नहीं सकता कि वो धुआं देने वाली गाड़ी सड़क पे लाएगा। वहां पर तो कोई कारखाना सोच ही नहीं सकता कि वो टायर जला के जो है वो लोहा पिघलाएगा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि अब देखें ना होता क्या है, लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है, रकबा चंद देहातों जितना है, यानी
अगर लाहौर शहर को देहातों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये अगर 1.25 करोड़ की आबादी है तो यहां बड़ी मुश्किल से 25 लाख बंदा रहेगा। बाकी आपने बंदा कैसे अकोमोडेट किया उसको समझिए, उसे आप कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ। ग्रोथ दो तरह की होती है, शहर एक यूं फैलता है, शहर का रकबा फैलता है, इसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और जो आप फ्लैट कल्चर बनाते हैं, ये एक लेवल है, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऊपर को आप करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ग्रोथ। तो अर्बन एरियाज में वर्टिकल ग्रोथ की वजह से ये इश्यूज इन्वायरमेंट के और लैंड के, वाटर के ज्यादा सीरियस हुए, क्योंकि आप ये देखें ना, देहातों में आम एक आदमी, मजदूर आदमी भी आप उसका घर विजिट करें तो वो 5-10 मरले आराम से होगा, खुला डुला होगा, सहन उसमें लाजमी होगा, 2-3 दरख्त जरूर लगे होंगे। अर्बन एरिया में अब जो फ्लैट बिकते हैं या किराए पे चढ़ते हैं, वो किस तरह चढ़ते हैं, पर सिक्योर फीट, यानी आप मरलों से फीट पे आ गए, फीट के बाद आप इंचेस पे आ जाते हैं। जो हॉस्टल होते हैं, एक कमरा होता है, एक कमरे के अंदर जो है 6-6 लोग, जो स्टूडेंट लोग होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते वो। सो ये सारा कुछ किस चीज पर बर्डन क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट पर बर्डन क्रिएट करता है। अब जैसे जैसे लोगों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, वैसे वैसे वो लोग इन्वायरमेंट पर बर्डन क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे, अभी आप स्टूडेंट हैं, घर से आपको एक पॉकेट मनी मिलता है, आपको एक मोटर बाइक मिली हुई है, कल को अल्लाह करे आप सीएसपी हो गए, कहीं जॉब लग गई, तो फिर क्या होगा, आपकी जिंदगी में रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें ज्यादा आ जाएंगी। देहात में जो बंदा खिड़कियां दरवाजे खोल के पंखा लगा के गुजारा करता था, वो पंखे से कूलर पे आएगा, कूलर से एयर कंडीशनर पे चला जाएगा। आपका जो बाथरूम भी होगा, उसमें अब आप एक वो टब नुमा चीज बनाएंगे, यानी थोड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ चले जाएंगे। हर चीज पैकेजेस में आ रही है, वेस्ट बढ़ जाता है, वेस्ट, अर्बन वेस्ट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस क्रिएट होता है। अच्छा, अब जी जो मैं वर्ड डेंजर और जो वर्ड बर्डन बोल रहा हूं, इसकी भी दो टाइप्स हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप गाड़ी चलाएं लेकिन आपकी गाड़ी धुआं ना दे, बिल्कुल आप उसे मेंटेन रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो पर पर्सन कंजप्शन ऑफ एनर्जी है, से इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, से इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कहां से आना चाहिए। मिसाल के तौर पे, आपको डीजल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डीजल इस्तेमाल करेंगे तो वो डीजल वाला इंजन सूनर और लेटर बर्डन क्रिएट करेगा। यूरोप के बहुत सारे शहरों में ये एक मुहिम चल रही है कि हमने अगले 5 सालों में, अगले 7 सालों में, अगले 10 सालों में हमने ये तय किया है कि हमारे शहर में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं आएगी जो डीजल पर चलती हो। इसी तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि बिजली आप इस्तेमाल करें, आप अपना बाथरूम भी एयर कंडीशन रखें, लेकिन जिस बिजली से आप वो एयर कंडीशनर चला रहे हैं, वो बिजली पानी से बनाए, वो बिजली विंड मिल से बनाए। अब विंड मिल क्या कर रही है, घूम रही है, और क्या बन रही है, बिजली। डैम में क्या हुआ, यूं पानी आया, उसने चक्की को घुमाया, बिजली बन गई। अब पाकिस्तान इस हवाले से भी दुनिया में अनोखा मुल्क है। दुनिया में कोल प्लांट बंद हो रहे, हमारे यहां लगाए जा रहे हैं, और वो कॉस्टली भी हैं। वो 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए की आपको पर यूनिट बिजली देते हैं। आप पानी से बनाएं, यही कॉस्ट आपकी 2 रुपए रह जाएगी। यानी मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं, इसको फॉलो कीजिए और इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो मैंने कहा, इसको कहते हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी आप एक शहर का मुआयना कराते हैं, वो साइंटिस्ट आएंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट आएंगे, वो कहेंगे ठीक, धुआं देने वाली गाड़ियां बंद है। वो कहेंगे जी हमें अपने कारखाने दिखाएं। आप उन्हें कारखानों में लेके जाएंगे, आप कहेंगे जी हम बिजली से हर चीज बना रहे हैं। और अगर बहुत कम जैसा है कि हम फ्यूल यूज करते हैं, अगर करते भी हैं तो अच्छी क्वालिटी का, हाई ऑक्टेन। लेकिन आपने देखा होगा, अगर जो आप चलाते हैं वो, अल्लाह आपका भला करे, जनरेटर, और जनरेटर चलता है डीजल पर, तो जब जनरेटर डीजल पर चलता है तो फिर वो क्या करता है, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो वो कहते हैं आप ये ना करें। अब दो चीजें होगी, एक तो ये कि वो कहते हैं जी आप पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर लें, आपकी मेहरबानी। और अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करना तो उनके अंदर आपको एक सेंस पैदा करनी होगी, जिसका उन्होंने नाम रखा है इन्वायरमेंटल सेंस। आप कहते हैं ना सिविक सेंस, ह्यूमैनिटेरियन सेंस, डेमोक्रेटिक सेंस। वो कहते हैं जी अब आखिरी सेंस चल रही है, और वो कौन सी है, एनवायरमेंटल सेंस। आपको अपैरेंटली शायद हंसी आए मेरी इस बात पे, लाइक जब मैंने ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से लर्न किया और यहाँ स्टूडेंट्स को लेसन दे, ये लेक्चर दिया आज से 20 साल पहले, तो वो हंसे। वो लेसन क्या था, वो ये कहते हैं कि आप शहर के लोग जब सुबह के वक्त उठते हैं और टूथपेस्ट करते हैं तो अपना नल बंद कर दिया करें जितनी देर आप टूथब्रश कर रहे हैं। अब यार ये कोई बात है करने वाली, भला कितना पानी बह जाता होगा, नहीं 10 से 15 लीटर पानी आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और आज के बाद हो सके तो CSS तो करना ही, इस चीज को अमल भी करें। फिर आप शेव कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो शेव करते हुए आप गुनगुना रहे हैं, जनाब नया नया गाना आया है, ऑफिस जाना और पता ही नहीं नल चल रहा है, 30 लीटर पानी गया। खवातीन शेव से तो की महरूम नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जो अपना कॉस्मेटिक्स का काम करना होता है सारा, उसको जब आप उन्हें उतारना है तो भी पानी बह रहा है। अब आप इमेजिन करें लाहौर शहर है, समझ लें आप 1 करोड़ आबादी का, 1 करोड़ बच्चों को निकाल दें, छोटे बच्चों को, 1 करोड़ बंदा टूथब्रश करता है, सिर्फ टूथब्रश और शेव को मिक्स कर दे, और उसने कितना पानी जाया किया, 30 लीटर आप 20 कर लें तो 20 करोड़ लीटर पानी रोजाना का लाहौर शहर में सेव हो सकता है इफ वी फॉलो द रूल ऑफ व्हाट, इन्वायरमेंटल सेंस। दैट्स इट। आप घर में वो बर्तन धोते हैं तो आज वो देखें, एक नॉब आई हुई है आगे, जो टैप है, नल है, वो हल्का सा भी चलता है तो वो प्रेशर से पानी फेंकता है। उस पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो कहते हैं 75% पानी सेव कर देता है। गाड़ी धोते हुए, मोटर बाइक धोते हुए, घर की सफाई करते हुए, कपड़े धोते हुए, तो यू मतलब कराची के अंदर आप अगर कभी गए हैं या कराची के किसी बंदे से पूछें कि जी आप नल खोल के नहा लेते हैं खुले पानी से या कपड़े धो करते हैं, आपकी तबीयत ठीक है, वो एक बाल्टी लेके जाएगा। तो उसी के अंदर क्यों, वो कीमत से आ रही है। So these are the environmental issues. हमने क्या कहा अभी तक, एक आबादी का बढ़ना, और आबादी दो तरह से बढ़ेगी, यानी अभी आपकी आधी से, यानी जिसे आप कहते हैं ना कि आपके 50% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो इन्वायरमेंटलिस्ट के ज़हन में फौरन एक ख्याल आता है, वो कहता है यार वो गुर्बत में तो रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंट पर कोई खास बर्डन क्रिएट नहीं कर रहे। वो कुछ खरीदने जाएगा, कहीं मूवमेंट करेगा, कोई मोटर बाइक खरीदेगा तो इन्वायरमेंट पर बर्डन क्रिएट करेगा।
फिर दूसरा क्या है? दूसरा एक है यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, एक है मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। मिसयूज, और इसी को वो कहते हैं डोंट अब्यूज नेचर। जिस तरह आप कहते हैं ना हैरेसमेंट, वो कहते हैं यू आर डूइंग एनवायरमेंटल हैरेसमेंट, environmental exploitation. You are not reaping the natural bounties, you are raping the nature or natural bounties. तो फिर क्या, जो मैंने ऊपर आपको वर्ड बताया, कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं होगा। वो आपका लाइफस्टाइल, आपकी पॉपुलेशन का साइज, आपका वाटर यूसेज, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके कि वो आपको ना फिगर दे देंगे कि अगले 15 के नहीं तो 20 साल बाद आपका इलाका एक सहरा में बदल जाएगा। दैट्स इट। दुनिया का वो नक्शा दे देते हैं। पाकिस्तान दुनिया के आखिरी 5 खतरनाक तरीन मुल्कों में है इन टर्म्स ऑफ वाटर शॉर्टेज, कि जी यहां पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, पानी का ना मिलना भी 2 इस्तिलाहात है, 2 टाइप्स है। एक तो मिल ही नहीं रहा, एक जो मिल रहा है वो सेफ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, हम मजबूरन पिए जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये आप तो एक ग्रेजुअल डेथ की तरफ जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? आपका पानी, जो लास्ट टाइम बातें मैंने आपसे की थी। सो 2 बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन अहम है कि फर्स्ट थिंग वो कहते हैं जी आप पॉपुलेशन को खुदारा कंट्रोल कर लें। आप कहते हैं जी कि नहीं हो सकती अभी। वो कहते हैं अच्छा जितनी है इन्हें इन्वायरमेंटल सेंस में लाएं, इन्हें इन्वायरमेंटल लॉज के अंदर चेंड कर दें, इन्हें मजबूर कर दें। घरों के अंदर जो सरकारी पानी जाता है उसका मीटर लगाएं, काउंट करें कितने लोग हैं। उसके बाद अगर डाउट आए एवरेज निकाल के कि इतने लोगों ने शावर लिया, ये किया, उससे पानी अगर वो ज्यादा इस्तेमाल करें तो उन्हें उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट उनसे रिसीव करें, बिकॉज दे आर डैमेजिंग द नेचर, दे आर डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। अब एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं वो है ओजोन, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का झगड़ा डिफरेंट है। ओजोन लेयर का डैमेज इस सेंस में नहीं है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, नहीं। ओजोन लेयर का झगड़ा यह है कि जमीन के ऊपर कुदरत ने एक लेयर रखी थी। वो लेयर हमें कुछ ऐसी शुआओं से बचाती थी जो सूरज से जब रोशनी नीचे आती है तो साथ आती है। ये मिसाल देखिए, ये टिश्यू पेपर है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ऊपर से रोशनी आ रही है, लाइटें जल रही हैं। आप समझ लें कि ये जो चाय का मग है ये जमीन है और ऊपर ये टिश्यू पेपर है। ये टिश्यू पेपर जो है लाइट को आने तो दे रहा है इसके ऊपर, लेकिन कुछ रोशनी को, कुछ ऐसी शुआओं को कि जो डेंजरस है उनको रोक लेती है एक लेयर हवा के अंदर। सो ये एक लेयर थी कुदरत के अंदर। कुदरत का निजाम है। आप समझ लें कि आपने चाय बनाई और आपके पास स्टेनर है, और स्टेनर से आपने जब चाय कप में डाली तो पत्ती स्टेनर के अंदर आ जाएगी, बाकी चाय उसके अंदर आ जाएगी। और अगर वो स्टेनर के अंदर सुराख हो जाए तो फिर क्या होगा? वो चाय की पत्ती भी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब ये इस टिश्यू के अंदर मैं यहां पर एक सुराख कर देता हूं। अब जहां पर ये मैंने सुराख कर दिया, ये वाला, ये इस तरह, तो अब क्या होगा कि अब सूरज की वो शुआएं जिसका नाम अभी हम लिखते हैं, जिनको पहले ये रोक रहा था ये एक लेयर, वो शुआएं अब यहां से नीचे आएंगी। और वो शुआएं कौन सी हैं? वो है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती हैं?
अगर अल्ट्रावायलेट रेज जमीन पर आएंगी तो वो लोगों के अंदर बीमारियां, जानवरों के अंदर अंधापन, फसलों के पकन में देरी, इंसानों के लिए कैंसर एटसेट्रा इस स्टफ का बायस बनते हैं। ये वर्ड लिख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, ये जब आप कभी वो पढ़ेंगे अपना एवरीडे साइंस तो शायद इसका कुछ ना कुछ जिक्र उसमें आएगा। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज जो कि ओजोन लेयर के फटने से, पतला होने से, मिसाल के तौर पे इस वक्त ये दो टिश्यू है, एक तो होता है उसमें सुराख हो जाता, एक ही होता है कि वो पतली हो जाती है। अब ये दो टिश्यू जो है इनको अगर मैं, ये देखिएगा, या मैंने एक कर दिया, ठीक, एक करने के बाद अब जब मैं इसको ये प्रोटेक्शन के लिए यहां लगाऊंगा तो लाजमी बात है ये मुझे पहले से कम प्रोटेक्शन देगा। तो ये है ओजोन लेयर, ये जमीन के ऊपर होती है। ये डैमेज कैसे हुई ये बात करने लगे थे। जब आप स्प्रे करते हैं जमीनों के अंदर, इवन बॉडी स्प्रे, एयर कंडीशनर चलाते हैं आप, उसकी बैक से आप देखते हैं कितनी गर्मी होती है और गैसें, और रेफ्रिजरेटर, इन गैसों के बढ़ने की वजह से ये ऊपर ये लेयर थी, जमीन से गैसें ऊपर जाती थी तो उन्होंने इसमें ये सुराख भी कर दिया और इसको पतला भी कर दिया। सो अल्ट्रावायलेट रेज का इशू 1000% मैन मेड है, झगड़ा खत्म, मैन मेड एक्टिविटी की वजह से हुआ। इस पर काबू ग्रेजुअली पाया गया। कुछ एयर कंडीशनर ऐसे आए, रेफ्रिजरेटर ऐसे आए और बॉडी स्प्रे ऐसे आए। अब आप अगर कभी देखेंगे ना कोई स्प्रे या एयर कंडीशनर देखेंगे तो उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन से 2 एरो बनाए होते हैं और ऊपर लिखा होता है कि ओजोन फ्री, कि अब इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है कि ये ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करेंगे। सो ये था नेक्स्ट एस्पेक्ट। अब बात समझते हैं एक और चीज को, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, या जिसे आप ग्रीन इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल। अच्छा, अब वार्मिंग का क्या इशू है जी? ये कैसे बढ़ गई? कैसे हम कहते हैं कि जिस तरह ऊपर हम शहरों को लिख के आए हैं कि हीटेड आइलैंड्स, पोल्यूटेड आइलैंड। आर्ग्यूमेंट ये है कि जमीन का दर्जा हरारत ग्रेजुअली बढ़ रहा है। भाई सूरज तो वही है, ठीक है जी, उतनी देर के लिए निकलता है, ठीक है जी, तो फिर ये गर्मी कैसे बढ़ गई? ये समझना है ना। अब आप इमेजिन कीजिए ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, आप दरख्त के साए के नीचे खड़े होते हैं तो आपको पता है आपको गर्मी नहीं लगती, ये तो अंडरस्टूड है। होता क्या है कि जब ये एक दरख्त है तो सूरज की शुआएं, ये आप समझ लें कि एक दरख्त मैंने बना दिया, इसके ऊपर जब पड़ती हैं तो अगर इसके ऊपर 100 कैलोरीज गिरती हैं ना तो उसमें से 33 ये खुद खा जाता है, दरख्त खा जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, कंज्यूम कर जाता है। अब ये दरख्त के साए में आप खड़े हैं यहां, ये इस जगह, और दूसरा बंदा यहां बाहर धूप में खड़ा है। धूप के मुकाबले में इस दरख्त के साए का टेम्परेचर 33% कम होता है, 33% लेस टेम्परेचर। 33% कहां गया? दरख्त खा गया।
क्योंकि वो दरख्त की फूड है। वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है जिससे जो है वो दरख्त अपनी खुराक बनाता है, तो ये कुदरत का एक बैलेंस था। अब आपने क्या करना शुरू किया, आपने वो दरख्त काटने शुरू कर दिए। सो दरख्तों के काटने से एक क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हुई और CO2 बढ़ गई। दरख्त जो है वो CO2 भी तो खाते हैं ना। अगला डेंजर इंपैक्ट क्या था, जो कल डिस्कस किया था, कि जिस जिस इलाके से दरख्त कम होते जाएंगे वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सिंपल। प्लस क्या होगा कि दरख्त काटने के बाद आपने वहां पर बनाई बिल्डिंग, और जो कंक्रीट बिल्डिंग होती है वो सन रेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। सन रेज डायरेक्टली किसी चीज को गर्म नहीं करती, वो जाके हीट किसी चीज में एब्जॉर्ब होती है, फिर वहां से री रेडिएट होती है, तो वो इलाका गर्म होता है। तो जितनी बिल्डिंग्स जिस तरीके में, यस, लंग्स ऑफ द अर्थ फॉरेस्ट को कहते हैं। फॉरेस्ट आर, ये अच्छा वर्ड इन्होंने याद करा दिया जी, फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ। जमीन के फेफड़े होते हैं जी जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी ट्रीज। अब क्या होगा कि पहले एक जगह पर खेत था, खेत की जगह आप अगर फसल लगाते या कच्ची जमीन भी हो, या मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, मेरी कोशिश है कि आप समझें। जब बाहर कड़ाके की धूप हो तो आप में से कोई बंदा नंगे पांव सड़क पर चल सकता है? आंसर वुड बी नो, वो तो पांव जलेंगे। लेकिन आप उस सड़क को छोड़ के उसके साथ एक ग्रास वाला, जिसमें घास है, दरख्त नहीं है, एक ग्राउंड है, आप उस पर चलना शुरू करें, आप थोड़ा सा अनईजी फील जरूर करेंगे, लेकिन आपके पांव जलेंगे नहीं। दिस इज द डिफरेंस। सो आप शहरों में कंक्रीट बिल्डिंग्स जितनी बढ़ाएंगे उस इलाके का टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, उस इलाके में ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जाएगी, उस इलाके में CO2 उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो शहरों के अंदर क्या है कि दरख्त तो ना होने के बराबर हो गए, खेत खत्म हो गए, बिल्डिंग आ गई, प्लाजे आ गए, सड़कें आ गई। तो आपने देखा है सड़कों के ऊपर जो चारकोल जिसे हम लुक कहते हैं वो भी पिघल जाती है बाज़। सो ये वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, बल्कि ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन मिसयूज अब्यूज ऑफ नेचर है। वो कहते हैं आपने सड़क भी बनाई है तो इतनी छोटी ना बनाए, उसके साइडों पे ग्रीन प्लॉट बहाल रखें, वहां पर बड़े बड़े दरख्त लगाएं, उसे सस्टेनेबल करें। लेकिन हमारा झगड़ा ये है कि हम तो इंचों में जमीन बेच रहे हैं। सड़क है, सड़क के ऊपर रेडी वाला भी है, एनक्रोचमेंट हुई पड़ी है, तो ग्रीन प्लॉट कहां से बचेगा? अब एक और चीज को समझिए, एक गैस है ऑक्सीजन और एक गैस है CO2। ये मैं फिर वही एक लेयर बना रहा हूं, ये एक लेयर है, सनशाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इसको क्रॉस करके नीचे आ गई। अगर इस हवा के अंदर, यानी जहां मैं ये लहरा रहा हूं, अगर यहां पर इस हवा में CO2 ज्यादा होगी तो वो जो सनशाइन नीचे आया था उसको वापस नहीं जाने देगी CO2। यानी आप यूं कह लें, जिस जिस इलाके में CO2 रूटीन से ज्यादा होगी वहां पर डायरेक्टली हीट अक्यूमुलेट हो जाएगी और टेम्परेचर आसपास के इलाके से ज्यादा बढ़ जाएगा।
इस चीज को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? आपने नर्सरियों में देखा होगा कि ना एक छोटा सा एक झोंपड़ी बनी होती है ग्रीन कपड़े की, आपने देखी होगी। उसके अंदर कुछ पौधे पड़े होते हैं। वो जो ग्रीन कपड़ा है ना, उस ग्रीन कपड़े का एक ही फंक्शन है कि वो हीट को नीचे तो आने देता है, वापस नहीं जाने देता, यानी वो हीट को रोक लेता है। वो ग्रीन कलर का कपड़ा जो नर्सरियों में लगा होता है, यही काम CO2 ऑक्सीजन करती है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जिन इलाकों में वो जैसे भी आ रही है, टायर जले, लकड़ी जली, धुआं दिया गाड़ियों ने, फैक्ट्रियों ने, जिस इलाके में CO2 ज्यादा होगी वहां पर हीट अक्यूमुलेट ज्यादा होगी। और जब हीट अक्यूमुलेट हो जाएगी, देखे ना, दिन के वक्त सूरज चढ़ा, सनशाइन नीचे आया, रात को जब सूरज चला गया तो वो सनशाइन हीट वापस चली जाती है। लेकिन जब वापस जाने की बजाय अगर उसको रुकावट आ जाएगी तो वो उस इलाके का टेम्परेचर बढ़ा देती है। इस चीज को आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपने सुना होगा कराची में एक हीट वेव आ गई। वो हीट वेव कराची शहर से आप बाहर निकलेंगे खत्म हो जाएगी, शहर के अंदर ही होगी। क्यों होगी? कि ऊपर से जो सनशाइन आ रहा था वो किसी जगह भी आगे नेचुरल चीज नहीं थी। यानी अगर दरख्त होते तो 33% खा जाते, वो बैलेंस कर देते। अगर को पार्क होते, अगर को ग्रीनरी वाला एरिया होता, लेकिन उसकी बजाय क्या था? CO2 थी, लोग थे, आबादी थी, बिल्डिंग्स थी। तो क्या आप सुनते हैं खबर कि जी कराची में हीट, वो हीट वेव बाहर से नहीं आती, वो कराची की अपनी हवाई हीट वेव में तब्दील हो जाती है। सो दिस इज डायनामिक और फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब अगली चीज बहुत ज्यादा हलाकत खेज है। ये तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया जो है वो 28% जमीन है, बाकी 72% ऑलमोस्ट जो है वो ओशन एंड सीज है, यानी समुंदर है। अब इंसान ने जो इंटरवेंशन की है और जो तबाही की है प्लानेट अर्थ की, इसने समुद्रों को भी नहीं छोड़ा। अब आप थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं कि जी समुद्रों में तो इंसान नहीं रहता, रहता तो नहीं है, लेकिन क्या है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ रही है। अब आज जितनी ट्रेड हो रही है, आज से 20 साल पहले इसका शायद 50% थी। वो ट्रेड किस पे होती है? बहरी जहाजों पे। जब शिप चलते हैं तो क्या होता है कि शिप्स में से तेल लीक होता है। जिस तरह आपकी जब गाड़ी जा रही होती है तो उसका कभी मोबाइल ऑयल बह गया, कभी तेल बह गया। आप अक्सर खबर सुनते हैं कि जी फलां समुंदर में जहाज तेल लेके आ रहा था और जहाज टूट गया या उसमें लीकेज हो गई। वो सारा पानी कहाँ, तेल कहाँ गया? समुंदर में। फिर इंसान ने क्या किया? आप अगर दुनिया का नक्शा देखें, जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर समुद्रों के किनारों पे हैं। उन्होंने समझा ये समुंदर है, इसको क्या फर्क पड़ना है। उन्होंने सारे का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट था, उन्होंने क्या किया? समुंदर में फेंकना शुरू कर दिया। अब जब समुंदर में फेंकना शुरू कर दिया तो समुंदर की सतह, समुंदर के हालात खराब होने शुरू हो गए। क्यों? समुंदर के पानी के अंदर ये चीजें शामिल होना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे
जब समुद्र के पानी में तेल गया तो अब आप समझ लें कि ये मसलन समुद्र है, मैं अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहा हूं, ये गिलास है, इसमें पानी है, ऊपर से सनशाइन आएगी ना तो ये पानी एवेपोरेट होके ऊपर जाएगा और बारिश बनकर नीचे बरसेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर, ये मिसाल के तौर पे पानी का गिलास है, मैं इसके अंदर तेल का एक कतरा सरसों का गिरा दूं और इसे धूप में रख दूं तो जितनी एवेपोरेशन इसमें से रूटीन में से होती थी वो आधी रह जाएगी। फिर ये पानी है, जो समुद्र का पानी है उसके अंदर एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है कि वो समुद्र का पानी CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये कुदरत का निजाम था। मैंने था इसलिए क्या कि हमने डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? समुद्र के अंदर भी पौधे होते हैं, वो अभी हयात है, तो कुदरत का एक निजाम था। जब इसके ऊपर तेल की लेयर आ जाएगी या इंडस्ट्रियल वेस्ट की लेयर आ जाएगी तो फिर ये पानी जो पहले CO2 को एब्जॉर्ब करता था अब वो नहीं करेगा, और उससे क्या होगा कि वो CO2 जो समुद्र का पानी खा जाता था वो अब फिजा के अंदर मुअल्लक रहना शुरू हो जाएगी। फिर समुद्री हयात, मिसाल के तौर पे आप शजदर रह जाएंगे कि जो वेल मछली है वो कुदरत का कोई ऐसा निजाम है, कहते हैं कि एक बड़े जंगल से ज्यादा वो CO2 खा जाती है और ऑक्सीजन पैदा करती है। फिर आप न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं। जब आप न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं तो जमीन को ट्रेमर लगता है, जमीन को ट्रेमर लगता है तो वाटर लेवल नीचे चला जाता है। फिर आपकी जंगी सरगर्मियां, जो आप बारूद झोंकते हैं, जो आप मिसाइल चलाते हैं, तो वो सारा कुछ फिजा में रहता है। और वो काम फिर जब आपको कोई जगह नहीं मिलती आप जाके समुद्र में करते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ये चीजें, डिस्टर्ब वाला लफ्ज पुराना था। नाउ वी आर डैमेजिंग, रादर वी हैव बीन डैमेजिंग, एंड वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ समथिंग नाउ। अब कहते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि क्राइसिस आ जाएगा। क्राइसिस क्या आएगा? जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, वो कहते हैं कि आप जिस तरह पानी की बोतल खरीद के लाते हैं घर के अंदर पीने के लिए, इसी तरह आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लाना पड़ेगा ताकि आप अपने कमरे में जहां सोएं वहां उसको या ऑन करें या उसका मास्क लगाकर सोएं ताकि आपको साफ हवा मिल सके। और इसमें वो कहते हैं वही लोग वही मूल, अब सिलेंडर तो हर कोई बंदा नहीं खरीद सकता ना। अब गरीब आदमी रोटी खरीदेगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदेगा? सो बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल टर्म्स, आपको पता है ये CSS का सिलेबस चेंज हुआ है, तो CSS का जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें क्या चेंजेस लाए हैं? वो कहते हैं भाई इनको एनवायरनमेंट पढ़ाओ, इनको वाटर पढ़ाओ, इनको पॉपुलेशन पढ़ाओ, एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक पढ़ाओ, इन्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ाओ। देखिए व्हाट इज वाटर वॉर? अब आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंगें हैं वो किस चीज पर होंगी? पानियों पे होंगी। कौन सा पानी है? दरियाओं का पानी है। इंडिया डैम बनाकर पानी रोकता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश इंडिया का भी डिस्प्यूट है, चाइना इंडिया का भी डिस्प्यूट है। चाइना ने जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा दरिया है ब्रह्मपुत्रा, उस पर तकरीबन अपना कब्जा, ये कब्जे से मुराद है डैम बना लिया। नेपाल ने जितनी छोटे छोटे नदियां आती थी इंडिया की तरफ ऊपर से नीचे, उसने रोक ली है चाइना के कहने पे। यानी अब आपने जब अटैक करना है
तो आपको वो अटैक करने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क का पानी डिस्टर्ब कर दे, उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दे, मुल्क खुद ही सरेंडर कर जाएगा। सो ये चाइना इंडिया का डिस्प्यूट है, चाइना नेपाल भूटान का डिस्प्यूट है, पाकिस्तान इंडिया, नेपाल और इथोपिया का ये क्राइसिस चल पड़ा है कि पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब वहां पर इशू आ गया है। और दुनिया में बहुत सारे दरिया हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। पहले ये देखिए, ये एक मुल्क है, ये एक मुल्क है, ये लैंड एरिया है, आगे समझे सी है। पहले 30 नॉटिकल माइल उसको मिलता था। अब जिनको समुद्र ज्यादा लगता है वो कहते हैं हमारा समुद्रों में रकबा बढ़ाओ। क्यों? वो कहते हैं जी हमारी जमीन नाकाफी हो गई है। तो कहते हैं जी आप समुद्रों में क्या करेंगे? वो कहते हैं जी हम बड़े बड़े जहाज समुद्रों में सिंपल खड़े करके तो छोटी छोटी बस्तियां आबाद करेंगे, जजीरे बनाएंगे, चाइना जिस तरह जजीरे बना रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि लैंड खत्म हो रही है, लैंड नाकाफी होती जा रही है। पहाड़ी इलाकों को मुसखर करने के दर पे है इंसान कि किसी ना किसी तरह मैं यहां पर भी को आऊं, यहां पर भी मैं कुछ ना कुछ करूं। सो बात हो रही है सरहद समुद्रों की। तो आपने समुद्रों का जो पॉजिटिव, जो हेल्दी, प्रोस्पेरस कंट्रीब्यूशन था, समुद्र क्या करते थे, मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, ये हर जगह से भी बातें नहीं मिलेंगी, इन्हें केयरफुली नोट करें। समुद्र के पानी की खासियत क्या है? वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो CO2 फिजा में रहेगी, गर्मी बढ़ेगी। फिर समुद्र का पानी एवेपोरेट होके ऊपर जाता था तो बारिश ज्यादा होती थी। अब उसके ऊपर ऑयली लेयर आ गई है। जब वो ऑयली लेयर आ जाएगी तो एवेपोरेशन कम हो जाएगी, एवेपोरेशन कम होगी तो बारिशें कम हो जाएगी। गर्मी बढ़ने से और क्या नुकसान हो रहा है? दुनिया के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। अच्छा, जहां पर यानी 12 महीने बर्फ रहती थी वो पिघल रही है। अच्छा ठीक है, भी अगर थोड़ा पिघल भी गए तो क्या हुआ? वो कहते हैं जी ना, आपको पता ही नहीं है, ये नहीं होगा कि वाटर लेवल थोड़ा राइज करेगा। वो कहते हैं ये और क्या डेंजर है? वो कहते हैं जी डेंजर ये है कि कुदरत के तरीके से मीथेन जैसी डेंजरस गैसेस उन ग्लेशियर के नीचे दबी रहती है। तो जब ग्लेशियर ही पिघल गया तो वो गैसेस भी फजा का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू कॉल कलेक्टिव वॉर, लास्ट वॉर इसे कहा जाता है। माहौलियाती जंग दुनिया की आखिरी जंग है। ये इस पर
सॉरी जी, इंटरनेट इशू आ गया था। सो लैंड से स्टार्ट हुआ, अर्बन एरियाज की तरफ आया, पॉपुलेशन ग्रोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, समुद्रों की तरफ चला गया। सो अब वो ये कहते हैं कि चाइना ने सुपर पावर रहना है कि अमेरिका ने रहना है, इंडिया ने क्या बनना है। वो कहते हैं भाई ये बातें तब होंगी अगर हम सरवाइव करेंगे। फिर क्या है, फिर इंटरनेशनल कैंपेन्स है, वर्ल्ड अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, वाटर डे, फॉरेस्ट डे, पॉपुलेशन डे, अर्बन एरियाज की लाइफ, किसी तो जो मैक्सिमम सेलिब्रेशंस हो रही हैं इसमें, वो किससे मुतल्लिक है, वो एनवायरमेंट से मुतल्लिक है। अगरचे मसलन आप हैरान होंगे कि एक टाइम रहा है, अभी लेटेस्ट का मशहूर नहीं, कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा CO2 पैदा करता था। अब इसका मकसद ये नहीं था, वहां लॉज बड़े सख्त थे, उसकी वजह ये थी उन लोगों का लाइफ स्टाइल ही इतना इंप्रूव था कि कुछ ना कुछ बर्डन उसमें से एनवायरनमेंट पर स्पिल हो जाता था। फिर इसके सॉल्यूशंस की तरफ जब आते हैं, अब ये दोनों टॉपिक आपस में ना सैंडविच हो गए हैं, पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट। प्राइम चीज तो जो मैंने आपको बताई है कि पॉपुलेशन कंट्रोल। नंबर 2, सस्टेनेबल यूसेज ऑफ रिसोर्सेस, इसे आप कहते हैं 3R, यानी 3R है, जिसका वो हल बताते हैं कि अगर आपने एनवायरनमेंट को बचाना है, 3Rs। रिड्यूस, रिसाइकल, और रीयूज। वो कहते हैं ये 3 काम करने होंगे आपको। क्या? सबसे पहली चीज है कि चीजों को रिड्यूस कर दें, कम बर्डन डालें, कम चीजें इस्तेमाल करें, खासतौर पे जिनसे नेचर डिस्टर्ब होती है, पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दें। दूसरा वो क्या कहते हैं कि रीसाइकल। मिसाल के तौर पे ये शॉपर है, ये आ गए, अव्वल तो वो कहते हैं जी इसको खत्म करें। रीसाइकिल क्या है? वो कहते हैं जी इसको पिघलाएं, इसकी कुर्सी बनाएं, इसका मेज बना लें, फर्नीचर बना लें, लकड़ी की भी बचत होगी, लोहे की भी बचत होगी। कागज थे, रद्दी आपने लिखाई पढ़ाई प्रिंट किया फेंक दिए, वो कहते हैं उसको फिर रिसाइकल करें, क्रश करें और दोबारा कागज बना लें। और सबसे आखिरी चीज जो मैंने लिखी है रीयूज। पाकिस्तान में अभी तक कन लगीली शॉपर इस्तेमाल होता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका नहीं गुजारा था, आप गए, आपने ये इस्तेमाल कर लिया, इसे डस्टबिन में ना फेंके, इसे यूं तय लगाएं और इसे अपने ड्रा में रख दें। ये जिस तरह मैंने, इससे क्या होगा? वो कहते हैं जब आप अगली दफा जाएं तो अगली दफा जो चीजें लेके आए वो इसी में लेके आए। और अगर ऐसा नहीं होता, आपके पास 10, 12, 15 इकट्ठे हो गए, तो जाकर उस दुकानदार को दे दें। ये उमर फरमान ने जवाब दिया, हाँ, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। फिर वो कहते हैं लॉज बनाएं कि जी जो CO2 का ओमिशन है, जो अखराज होता है, जो फजा में जाता है, उन चीजों को रिड्यूस की जो है उसे कम करें। कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज लाएं कि जो CO2 को कैप्चर कर सकें और इसको फिजा के अंदर इसको फिल्टर आउट कर सकें। बहुत सारे इलाकों में वो ये कैंपेन चलाते हैं कि जी साइकिल का इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त अगर एक स्कूल के अंदर 500 बच्चा पढ़ने आता है, तो उसको अगर तकरीबन 500 गाड़ी छोड़ने आई है, तो वो काम 5 बसें या 10 बसें 50-50 अगर बच्चों को उठाएं तो बखूबी कर सकती है।
और कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर किसी भी मुल्क का अमीर और गरीब होने का पहले क्या तकाजे होते हैं? आप पूछते हैं जी आपके पास तेल है, लोहा है, कोयला है, क्या है? आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, इंडस्ट्री है, क्या है? तो हम आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमन अमान है। अब वो सबसे पहले पूछते हैं कि आप हमें इनवाइट कर रहे हैं कि हम आपके मुल्क में टूरिज्म के लिए आए, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आए, आप हमें ये बताएं कि आपके मुल्क के अंदर इन्वायरमेंटल इंडेक्स क्या है। मीन टू से वाटर कितना अवेलेबल है, जो अवेलेबल है उसकी क्वालिटी क्या है, एयर क्वालिटी क्या है आपके यहाँ, फॉरेस्ट एरिया आपके यहाँ कितना है, आपके यहाँ जो फूड मिलती है वो जो मैंने कल आपको समझाया था आर्टिफिशियल फूड टाइप है कि ऑर्गेनिक फूड भी मिलती है। सो टू बी रिच और टू बी पुअर कंट्री is now directly linked with natural or environmental resources। वो कल मैंने आपको ओबामा वाली मिसाल दी थी कि जब वो इंडिया गया तो उसके साथ क्या हुआ। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी टिप देता हूं। फैसलाबाद शहर का पानी पीने वाला नहीं है, सरगोदा शहर का पानी पीने वाला नहीं है। उनमें से जो नहर गुजरती है ना फैसलाबाद में से, तो नहर के किनारे वो ना नलके लगाते हैं, पंप लगाते हैं, पानी पंप आउट करते हैं और घरों में जाके बेच देते हैं। सो मतलब क्या हुआ कि जहां जहां से वो नहर गुजर रही है वहां वहां पर पानी साफ है। सो वो जमीन जो नहर के किनारे होगी उसकी वैल्यू ही और होगी। क्यों? उस इलाके का बंदा ये क्लेम करेगा कि चूंकि नहर गुजरती है तो वो पानी उसका एब्जॉर्ब होता है, तो यहां का पानी मीठा है। गुजरा शहर में आप जाए उसका पानी पीने वाला नहीं। एक कॉलोनी जो बड़ी नहर के किनारे पे है वो पानी नीचे से रिस रिस के आता रहता है, वहां पर जमीन की क्वालिटी और है, लाइफ की क्वालिटी और है। और अगर आपका पानी खराब है, खराब पानी आपने खेत को लगाया, वहां से आपने चावल उगाया, गंदम उगाई, मकई उगाई, रिमेंबर उस गंदम, मकई और चावल की फूड क्वालिटी भी पुअर ही नहीं वर्स होगी, क्योंकि पानी तो वही रहना है उसके अंदर। वो पानी जो जानवर पिएंगे उनका अगर आप दूध पिएंगे तो भी उसकी क्वालिटी उसी तरह डिस्टर्ब होगी। ये मैंने आपसे कहा सरगोदा, गोजरा, फैसलाबाद, इन शहरों में जॉन्डस यानी यरकान का लेवल एक्सट्रीम है, लिवर प्रॉब्लम्स एक्सट्रीम पे। सो एनवायरमेंटल सेंस, एनवायरमेंटल बैटल, एनवायरमेंटल वॉर इज द लास्ट वॉर। ये था जी आज का हमारा ये टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्वालिटेटिव जो आपने ग्रोथ बताई है ना पॉपुलेशन की, सर वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। जी, एनी क्वेश्चंस प्लीज? सर क्वालिटेटिव ग्रोथ आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन काइंडली। हेलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।